सुबह 11 बजे से बैठा इंसान रात के 11 बजे घर पहुंचे तो बोलते वो मेरा दिल करता था कि वो मेरे को उठा के घर ना लेके जाएं, कहीं रास्ते में पहाड़ी देखे वहां से नीचे फेंक दे तो अच्छा है। जब होश आया तो बाजू फ्रैक्चर था, सर में पूरा फटा हुआ था, फिर कुछ पोर्शन काम है, तब तो इस चीज का रियलाइज ही ना हुआ था कि हुआ क्या है मेरे साथ। वो तो मेरे को लेकर जा रहे थे तो कहीं पहुंचे रास्ते में तो वहां पे उनको स्मेल जैसी आई, अपने आप से उन्होंने लगा कि उनसे पोटी हो गई। एक साइड मम्मी बैठे थे, एक साइड भाई या कोई बैठा था गाड़ी में। तो वो तो मेरे को, अगर मैं साइड में बैठा होता तो मैं हाईवे में एकदम से खिड़की खोल के नीचे कूद जाना था, किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाना था, इतनी शर्म नहीं होती मेरे को। अब 18,000 की ये व्हीलचेयर है, आप एफोर्ड कर सकते हो सर जी, लेकिन जो एफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसके पास 18,000 छोड़ो 1800 नहीं है, नहीं वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो जब होश में आए तो घर वालों को बोलते थे कि प्लीज मुझे मार दो, चाहे हॉस्पिटल से दवाई खिलाओ, चाहे जो करो, इंजेक्शन लगाओ, कुछ भी करो, मार दो। ये चीज नहीं सहन होती है, क्योंकि उसके बाद बेड सोल हो गया। वो तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं था क्या, 1-2 दिन में वो कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो पीछे से पूरा इतना बड़ा छेद हो गया पीठ में। अच्छा, हाँ जी। धर्म की बात ऐसी है ना कि मैं किसी के साथ बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई आया तो कोई किसी को बोलता तो कोई अंदर मत आओ मेरे रूम में, खुद बैठे रहना, अकेले बैठे रहना। वाइफ अपने हस्बैंड को संभालेगी तो कमाने कैसे जाएगी? अगर वो कमाने जाएगी तो कितना के कमा लेगी? ये भी बात। बच्चों की भी पढ़ाई होती है, उसमें खर्च होता है, घर का खर्च होता है, दवाइयों का खर्च होता है। तो इसमें मैंने वही बोला ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियली होती है। इसमें सिस्टम की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट? कुछ भी नहीं। अच्छा, सिस्टम, शासन प्रशासन का इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। एक मेरे ख्याल से सहारा योजना चलाई है, वो भी लगातार नहीं मिलती है। अच्छा हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे वो चीज की फैसिलिटी नहीं है जो हम अपने पास में चाहते हैं। अगर हमारे पास में हो तो शायद वो खर्चा उस तरीके से ना लगे जितना हमारे, जब हम आईजीएमसी जाएंगे या पीजीआई जाएंगे या कहीं दूसरी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे खर्चा ज्यादा लगता है ना। अगर ये चीजें हमारे पास में हो, कम से कम हमारे हिमाचल में हो, तो इससे क्या होगा कि हमारा वो खर्चा तो बचेगा। एक और चीज होती है मेरे ख्याल से, जब आप ठीक होते हैं तब दुनिया कुछ और होती है, लेकिन जब आप किसी तरीके से किसी पे लाइबिलिटी बन जाते हैं, किसी पे आप बोझ बनना, अपने दिल में ऐसा आता है कि मैं बोझ बन रहा हूं, क्या फर्क नजर आता है आपको रिश्तों में उसके बाद? राइट फॉर ब्रोकन हिमाचल, देवभूमि फाउंडेशन की एक नई पहल, जिसके तहत हम आपको उन लोगों से मिला रहे हैं हिमाचल ने जिन्हें पीछे छोड़ दिया है और जो कहीं ना कहीं अपना हौसला तोड़ चुके हैं। ऐसे कई और लोग भी हैं जिनको सहारा नहीं मिल पाया और आज वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। देवभूमि फाउंडेशन उन सब पेशेंट्स के लिए, उन सब लोगों के लिए एक ऐसा घर बनाने जा रहा है जिसके तहत उन सब लोगों को फिर से जीने की राह दिखाई जाएगी, जहां पर उनका इलाज फ्री होगा, जहां पर उन्हें हर सहूलियत मुफ्त में दी जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को कई बार रुख बाहरी शहरों का करना पड़ता है जिसमें खर्चा बहुत आता है। तो इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं चंबा के लेंजी गांव में और आज हमारे साथ हैं परमेश जी। परमेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम परमेश कुमार है और मैं यही ग्राम पंचायत ब्रोर के गांव लिंजी का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, मेरे साथ 2 फरवरी 2014 में हादसा हुआ था। अब मेरे को याद नहीं है पाँव स्लिप हुआ था कि क्या, क्योंकि वो 6 महीने का मेरे दिमाग में नहीं है वो चीज़। मतलब कंसंट्रेशन भी चला गया था। तो तब के बाद फिर 6 महीने के बाद कुछ जैसे दिमाग खुला, आंखें खुली तो पता चला कि कहाँ है। तब तक तो ना कोई जिंदगी का एहसास, ना कोई दर्द का, ना कोई कुछ पता नहीं था। जब होश आया तो बाजू फ्रैक्चर था, सर में पूरा फटा हुआ था, फिर कुछ पोर्शन काम है, तब तो इस चीज का रियलाइज ही ना हुआ था कि हुआ क्या है मेरे साथ। क्योंकि ऐसी चीजें पहली बार हुई, किसी को तो देखा नहीं था। तो तब उसके बाद पता चलना हुआ कि ये चीज है कुछ ऐसा। मतलब उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी एकदम से बदल गई? बिल्कुल एकदम से। वो तो टाइम ऐसा था, जब होश में आया तो घर वालों को बोलते थे कि प्लीज मुझे मार दो, चाहे हॉस्पिटल से दवाई खिलाओ, चाहे जो करो, इंजेक्शन लगाओ, कुछ भी करो, मार दो। क्योंकि क्रिकेट खेलने के शौकीन थे तो उस वजह वो याद आती थी शाम की, या कुछ कहीं जाना होता था दोस्तों के साथ, या कुछ चीजें होती हैं उस टाइम पे जो बंदा एकदम से छूट जाती हैं। क्योंकि जब 6 महीने तक तो ऐसा सोचो कि नींद में था, तो उस टाइम तो कुछ पता नहीं था, पर जब नींद से जागा तो वो सभी चीजें करने का मन, परंतु हाथ नहीं हिलते थे, शरीर नहीं हिलता था, सर नहीं हिलता था, क्योंकि जो सी लेवल की चोट थी ऊपर, फिर एक नीचे की थी, तो जो ऊपर थी इसकी वजह से सर भी नहीं हिलता था। तो आंखों में इशारों में बात करते थे, परंतु फिर जब धीरे धीरे बात करनी स्टार्ट करी तो फिर कुछ बोले तो फिर वो खुमार होता था अंदर, तो खुद का पता घर वालों को भी चिल्लाते थे कि मैंने बोला मुझे मार दो। ये चीज़ नहीं सहन होती है,
क्योंकि उसके बाद बेड सोल हो गया। वो तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं था क्या, 1-2 दिन में वो कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि वो पीछे से पूरा इतना बड़ा छेद हो गया पीठ में। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसको रिकवर करते करते 1 से 1.5 साल लग गया मुझे। फिर उसके बाद जब होश आया तो फिर कुछ खा नहीं पाते थे, साइड चेंज करने के लिए 5-6 लोग लगते थे, कोई भी काम करना उसके लिए लोग 1-2 आदमी का तो काम नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे भी पीठ में लगी थी। तो डॉक्टर ने भी बोला था कि ज़्यादा कुछ गंभीर चोट हो जाती है ना इसमें, थोड़ी सी जैसे कुछ जोर से गिर गए या कुछ हो जाए, तो फिर वो बड़ी ख़राब कंडीशन थी। 5-6 साल मुझे मेरे मुंह में खाना दे दे के खिलाया। फिर उठ के बैठने का दिल करता तो बैठ नहीं सकते थे, फिर व्हीलचेयर बैठने का तो वो चक्कर आ जाता, बेहोश हो जाते थे। कभी ऐसा महसूस हुआ उस दौरान कि पहले मैं चलो ठीक था, सक्षम था, हर चीज़ कर लेता था, लेकिन अब मैं जिस स्टेज में हूँ किसी ना किसी के बलबूते चल रहा हूँ, किसी ना किसी के सहारे से चल रहा हूँ, तो कभी वो चीज़ माइंड में आई कि एक शर्म सी आती है उस टाइम, लगता है? शर्म की बात ऐसी है ना कि मैं किसी के साथ बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई आया तो कोई किसी को बोलता, तो कोई अंदर मत आओ मेरे रूम में, खुद बैठे रहना, अकेले बैठे रहना, या कोई मम्मी पापा या बारी बारी से कोई आए, कोई बात करने के लिए आता था मिलने की, तो उनके साथ बात करने की शर्म लगती थी। कैसे बात, जैसे खुद व्हीलचेयर पे बैठा तो लोगों के सामने जाने की शर्म लगती थी। शायद लोगों के बीच वो नहीं था, पर अपने मन में ये चीज थी। लोगों ने तो कोई रियलाइज नहीं होने दिया कभी, गांव वाले आस पड़ोस के सभी ने पूरा सहयोग करा हमारे साथ, सभी मिलके, परंतु ये खुद के माइंड में चीज बैठ गई थी कि मैं कैसे फेस करूंगा किसी को, ये हालत हो गई है मेरी। परमेश जी, एक और चीज़ होती है मेरे ख्याल से, जब आप ठीक होते हैं तब दुनिया कुछ और होती है, लेकिन जब आप किसी तरीके से किसी पे लाइबिलिटी बन जाते हैं, किसी पे आप बोझ बनना, अपने दिल में ऐसा आता है कि मैं बोझ बन रहा हूँ, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको रिश्तों में उसके बाद? जब मेरे साथ ये हादसा हो तो मेरी शादी हुए 2 महीने हुए थे। अच्छा। हाँ जी। परंतु मेरी वाइफ, वो आज तक 11 साल हो गए वो मेरे साथ दिन रात खड़े हैं। वो 11 साल का पीरियड होता है, बच्चे कई बात होते हैं कि कई का बच्चा होता है कुछ, तो लोग 4-6 महीने तक दुखी हो जाते हैं कि रात को सोने नहीं देता कुछ। हमारे साथ कंडीशन ऐसी है कि रात के 11 साल हो गए हैं, अब सोने का ये कि वो सो गए हैं, 2 घंटे बाद मुझे वॉशरूम लगा, पेशाब लगी तो उनको उठाऊंगा, और तो वो उनकी वो रूटीन बन गई है। उनको वो 11 साल हो गए, वो वैसी उसमें जी रहे हैं कि अभी 10 मिनट के बाद को अगर मैं ज़्यादा देर सोया रहा तो वो खुद उठेंगे, आपको ज़्यादा देर होगी सोने को, बेड सोल का खतरा हो तो वो खुद उठ के साइड चेंज, उठो जी साइड चेंज कर लो कुछ है। तो हमारे परिवार जैसे भाई हैं, मेरे भाभी है, माता पिता तो सभी के एक जैसे होते हैं, उनके लिए तो सभी का दर्द बराबर। मतलब आपको एक परिवार जो है ऐसा मिला कि सपोर्टिव है हमारा, उनका काफी आपको बहुत साथ ज्यादा मिला। सपोर्टिव है। लेकिन परमेश जी, आप चलो मैं समझता हूँ इस चीज में आप कहीं ना कहीं खुशकिस्मत हैं, हालांकि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपको एक सहारा मिला। बट ऐसे कई पेशेंट्स होंगे जिनके पास सहारा नहीं है। नहीं था। तो हमारे पास में कहीं गांव है तो उसकी बात है, तो वहाँ पे एक लेडीज थी, वो मेरे टाइम पे ही हुई थी शायद मेरे साथ साथ। तो उनका ये था कि सब था फैमिली में उनके। अच्छा। उनके बच्चे भी थे, माने लड़कियां थी, उनके हस्बैंड भी थे, परंतु वही जो 1-2-6 महीने या 1 साल तक रख लीजिए वो केयर करते, फिर उसके बाद उब जाते हैं लोग। हाँ। उबने का मतलब ये होता है कि उनको कमा के भी लाना है, कमाने तो जाना है ना, दिहाड़ीदार है जो। हाँ, या तो फिर वो उनको संभाले या तो वो कमा के लाए ना। तो अब इसमें खर्चा इतना होता है ना सर, अब अगर मैं व्हील चेयर पे भी बैठा हूँ आपके, तब भी मुझे महीने का कम से कम भी 5-7 हज़ार रुपये मेरे ऊपर मुझे चाहिए होता है। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी दवाइयाँ, कभी अभी तो मैंने कैथेटर वगैरह लगाना वो 6-8 महीने के बाद बंद कर रहा था, परंतु फिर भी जरूरतें जो है वो चलती रहती हैं। क्योंकि अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे को ये इसमें सबसे बड़ी जो स्पाइनल होती है ना सर इंजरी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको अब आधे घंटे के बाद क्या कंडीशन होगी आपको खुद नहीं पता होता है। कई बार मैं ऐसा हूँ कि धूप सेक रहा हूँ, बाहर बैठा हूँ, उठ के अंदर आया, 5 मिनट के बाद फिर वो ज्यादा धूप लग जाए तो यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। अच्छा। या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि धूप हमारे लिए जरूरी है, परंतु थोड़ी सी ज्यादा लग जाए क्योंकि पता तो चलता नहीं है। हाँ, अब मेरा जैसे गले से नीचे कुछ भी नहीं है, मेरे आपका पता नहीं लगता, सेंसेशन नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, परंतु अगर गर्म भी लग जाए तो मेरे को अभी तो पता नहीं चलेगा, वो पता 2 घंटे के बाद चलेगा, परंतु उस टाइम तक शायद कुछ कंडीशन इफेक्ट हो जाता है उसका कुछ ना कुछ। फिर जब आप जाओगे हॉस्पिटल जाओगे उसमें तो वो रहने खर्चा ही खर्चा होता है उसमें। अब अगर आपके एक नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली बढ़ जाता है सर, इसमें दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा कंडीशन स्पाइनल बंद है क्योंकि खर्चा इसमें बहुत ज्यादा लगता है। ओके। फर्स्ट डे से लेकर जब तक आप हो तब तक ऐसे सोचना है कि खर्चा ही खर्चा होता है,
जब गिरा था पीजीआई, वहाँ पे लाखों रुपए का खर्चा लगता है, चाहे वो आपके पास हो चाहे ना हो, चाहे जैसे भी करे अरेंज करे। एक आदमी चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, इसमें सब एक बराबर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अमीर है वो थोड़ा ज्यादा दिन भटकता रहेगा। और हमारे हिमाचल में लोग सब स्पोर्टिव होते हैं क्योंकि जान पहचान के होते हैं, कोई खाना रहना पीना उसमें बन जाता है। बंदा बाहर जाएगा वो एक सिंगल बंदे को तो लेके जाएंगे नहीं, जब एक बंदा पड़ता है तो उसका कम से कम 6-7 लोग जाने पड़ते हैं, तो वो उठाएंगे रखेंगे केयर करेंगे कहीं टेस्ट वगैरह, तो वो चीजें हमारे यहाँ पे नहीं है। सिस्टम की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट? कुछ भी नहीं। अच्छा। सिस्टम शासन प्रशासन का इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। एक मेरे ख्याल से सहारा योजना चलाई है। सारा योजना वो भी लगातार नहीं मिलती है। अच्छा। हाँ। हाँ जी, कंटिन्यू नहीं होती है ना वो। अभी मिल गई, कभी 2 महीने का ब्रेक लग गया, कभी सरकार के पास फंडिंग की कमी या कोई दूसरा रीजन। आज का तो ये कि आपको 6 महीने के बाद डॉक्यूमेंट अपने रिन्यू करवाने पड़ते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जिनके पास वो चीज की इन्फॉर्मेशन है वो करवा देते हैं, जिनकी छूट गई 2 महीने की, 1 महीना लेट हो गए तो उनकी वो पेंशन मर गई, वो रिकवर बैक डेट की रिकवर नहीं होती उसमें। अच्छा। हाँ जी, वो ऐसा नहीं कि आपने अगर 2 महीने लेट हो गए तो आपको वो मिलेगी। अगर आपने जल्दी जल्दी करवा दी, एडवांस में करवा दी, तो अगले महीने की मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो फिर वो लेस कितनी मिलती है इसमें पेंशन? अभी पहले 2000 रुपये मिलती थी स्टार्टिंग में, फिर उसको बढ़ा के 3000 रुपये 3000 तक किया है। परंतु उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुए, सरकारें चेंज हुई, तो उसमें 6-7-8 महीने की हमारे एकदम से कट लग गया, गैप आ गया, बिल्कुल गैप आ गया। तो वो टाइम बड़ा टफ काटा हमने। अब जो देखो वैसे तो स्पाइनल जो पेशेंट होते हैं या बेड पे कोई भी पेशेंट है, चाहे पैरालाइज्ड है चाहे कोई भी है, उसके पास इनकम सोर्स तो कोई है नहीं है। बिल्कुल। अब ये अगर पेंशन भी रुक जाए इतने महीने के लिए, तो जो बेचारा कमा ही नहीं सकता है, जिसके पास कोई और इनकम सोर्स ही नहीं है, वो कैसे सरवाइव करेगा? सर अब एक मैं हूँ, एक कोई और बंदा है जिसके पास उसके पूरा परिवार है। हाँ। उसकी वाइफ है, उसके बच्चे होंगे, वो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। अब वाइफ अपने हस्बैंड को संभालेगी तो कमाने कैसे जाएगी? अगर वो कमाने जाएगी तो कितना के कमा लेगी? ये भी बात। बच्चों की भी पढ़ाई होती है, उसमें खर्च होता है, घर का खर्च होता है, दवाइयों का खर्च होता है। तो इसमें मैंने वही बोला ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियली होती है इसमें, क्योंकि या तो परिवार में नौकरी वाला हो तो तब भी वो बंदा खाली हो जाता है, परंतु जिसके पास है ही कुछ नहीं इनकम का सोर्स, वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सहारा योजना आएगी तो हम, अगर वो भी बंद रहती है, कभी लेट हो जाती है। वैसे तो 3000 में आप गुजारा नहीं होता इस टाइम के हिसाब से, कोई चीज़ नहीं है जो काम में हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, सही मायने में करने तो बड़ी मुश्किल होती है सर इसमें। हमारे एक्चुअली हिमाचल में मोस्टली जो पार्ट है वो है माउंटेन्स का है, पहाड़ों का है, और पहाड़ों में मोस्टली किस्से होते हैं रीढ़ की हड्डी के एक्सीडेंट्स के, तो मोस्टली इसलिए वहीं पे हैं। तो इसमें ये चीज़ भी है सर, काफ़ी लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, ऐसी दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ रास्ता पैदल चलने तक का भी नहीं है। तो वो वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनके, अगर उनको कुछ रब ना करे हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो गया, बेड सोर हो गया, तो उनका कितना खर्चा आ जाएगा एक बार में, अगर चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता है? अभी हमारे पास एक हमारे यहाँ से वो पैरा स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, सुनील भाई हमारे कोलकाता, ठीक है। हाँ। उनका ये कि सर रोड से ऊपर 3-4 किलोमीटर का सफर है रोड से ऊपर। वो आज भी वो खुद व्हील चेयर पे, वो रिहैब सेंटर चंडीगढ़ में उन्होंने ट्रेनिंग करी थी, स्टार्टिंग में 3-4 महीने रहे, तो उसकी वजह से व्हील चेयर पे एक्सपर्ट हैं वो। बहुत सारे मेडल भी जीते उन्होंने, हमारे चंबा स्तर में या राष्ट्रीय स्तर पे भी गए हैं। तो उनका ये कि आज भी उनको ले जाने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, फिर पालकी में बिठा के वो 3 से 4 किलोमीटर ऊपर तक लेकर जाते हैं। वो 3 से 4 किलोमीटर तक फिर उसको वापस लेकर आते हैं। तो वो वैसे भी तरीके लोग हैं ना सर, उनके लिए तो खर्चा तो फिर वो डबल है ना। अब आपको एकदम से दिक्कत, मैंने बताया ना आपको कि इसमें पता नहीं होता कि 1 घंटे के बाद आपकी क्या कंडीशन होगी। कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये भी नहीं होता कि सारे लोग, अब औरतें तो उनको उठाने को 4-5 किलोमीटर नहीं सर उठा सकते, तो लोग तो सब कमाने को गए होते हैं। कई बार उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज, आपको दर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप आ नहीं सकते हो क्योंकि खुद आप चल नहीं सकते हो और कोई आपको लाने वाला भी नहीं है। अब लोग जब वापस आएंगे, कभी बाजार गए हैं काम पे कहीं, वो वापस आएंगे तभी आप तभी हो पाएगा। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे भले ही कांडी तरफ की से एक आदमी थे सर, तो वो एक बार बीमार हुए तो वो चंबा ले आए। फिर चंबा से जब वो उनको छुट्टी हुई हॉस्पिटल से, वापस वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे स्टेशन है उसका, सड़क पे कांडी पुल के पास, कोई 11 बजे तक। अच्छा सर सर्दियों का टाइम था, वो वहाँ पे 11 बजे के बैठे हैं। उन्होंने सभी को बोल दिया कि मैं आ गया, मुझे ले जाओ। करते करते सर रात के 8 बज गए। उनको वहीं पे सड़क पे, ना कोई बैठने का सोर्स, ना उनको कुछ लेना, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं। सर्दियों में, सर्दियों का मौसम, 8 बजे तो बिल्कुल अंधेरा। हमारे यहाँ के
सर फिर 8 बजे के बाद वहाँ गांव के लोग कहीं से काम से छुट्टी करके कोई लैंटर वगैरह डालने जाते कुछ, तो वहाँ से लेट छुट्टी करके आए और उनको उठा के रात के 11 बजे उनके गांव तक पहुंचाया पैदल? हाँ, तो वो उस दिन उन्होंने बोला कि परमेश भाई अब नहीं दिल करता कि घर जाऊं, अब लगता है कि कहीं ले जा रहे हैं वहीं से ऊपर फेंक दे मेरे को तो अच्छा है। मतलब एक बिस्तर पर पड़े पेशेंट की ये मानसिकता सुबह होती है। 11 बजे से बैठा इंसान रात के 11 बजे घर पहुंचे, तो बोलते वो मेरा दिल करता था कि वो मेरे को उठा के घर ना लेके जाएं, कहीं रास्ते में पहाड़ी देखे वहां से नीचे फेंक दे तो अच्छा है। मतलब कई बार ऐसी मानसिक स्थिति आ जाती है बिल्कुल कि बंदा कहता है मार ही दो। बिल्कुल। और एक जो अभी सुनील भाई का किस्सा सुनाया वो बोलते थे, क्योंकि ये वही चीज़ है ना सर, हमारे हिमाचल में ये चीज़ें है नहीं, इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनकी वो चेकअप करवाने के लिए उनको पीजीआई भेजा था। जैसे बाद में कुछ टाइम के बाद ये इसी कंडीशन में, तो बोलते मेरे को लेकर जा रहे थे, तो कहीं पहुंचे रास्ते में तो वहाँ पे उनको स्मेल जैसी आई अपने आप से, उन्होंने लगा कि उनसे पोटी हो गई है ना। तो बोलते एक साइड मम्मी बैठे थे, एक साइड भाई या कोई बैठा था गाड़ी में, तो बोलते मेरे को अगर मैं साइड में बैठा होता तो मैं हाईवे में एकदम से खिड़की खोल के नीचे कूद जाना था, किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाना था, इतनी शर्म हुई। बोलते मेरे को अपने आप को फील हुआ, वो फील हुआ। बोलते मेरे को अगर मेरे बीच में नहीं बैठा, मैं साइड में बैठा होता तो मेरा दिल करता था कि मैं खो दूं बारी और नीचे गिर जाऊं गाड़ी से। तो फिर कहीं पे रिश्तेदार थे तो उनको फ़ोन किया ऊना में, फिर वो वहाँ से रिश्तेदारों के वहाँ गए, वहाँ पे फिर बैठ के अपना वॉशरूम वगैरह करा, फिर नहाए धोए साहब को, फिर दोबारा उसकी वजह से गए। तो सर सबसे बड़ी बात वो सभी चीज़ों का जो घूम के आता है ना, वो हमारे यहाँ पे इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है ना, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना ही स्टेट लेवल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं। अगर हमें ये व्हीलचेयर लेने के लिए अगर मुझे अमृतसर जाना पड़ सकता है तो आप सोचिए कि क्या हमारे लिए क्या होगा। ये कुछ स्पेशल होती है मेरे ख्याल से। जी सर स्पेशल होती है। ये जैसे मेरे हाथ नहीं चलते हैं, हाँ। मैं 100% डैमेज है मेरा मेडिकल जो 100% है, क्योंकि हाथ भी नहीं चलते मेरे, तो ये चलाने में लाइट होती है। हाँ। मैं इसको लेके घुमा सकता हूँ कुछ, इससे भी बड़ी बड़ी आती हैं, या फिर सर हमारे लिए जैसे जिनके हाथ भी नहीं चलते उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक होती है। हाँ। उसका प्राइस है 85,000, 85,000 रुपये की, तो उसको अफोर्ड करना हमारे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि इतने साल हो गए बीमारी पे लगे हुए, तो वो उसको हम नहीं ले सकते। तो इसका है कि इसको मैं चला सकता हूँ। दूसरी जो व्हीलचेयर होती है ना सिंपल सर, जब मैं पीजीआई से वापस आया तो मेरे को घर वालों ने खरीद के लाए रास्ते में कहीं पे, तय टाइम 7,500 रुपये थी वो, पर उसको चलाना भी मेरे ये कितनी कॉस्ट करती है सर? इसकी ये 18,000 रुपये की। 18,000 की। और मतलब एक स्पाइनल पेशेंट के लिए ये वाली कंपलसरी होती है? कंपलसरी मतलब सबसे बेस्ट उसमें आती है। ये मेरे ख्याल से डिटैचेबल होती है, खुल जाती है? खुल जाती है, ये सभी अलग टायर अलग, ये सब कुछ पोर्शंस का खुल के असेंबल करना पड़ता है। अब 18,000 की ये व्हीलचेयर है, आप एफोर्ड कर सकते हो सर जी, लेकिन जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसके पास 18,000 छोड़ो 1,800 नहीं है, नहीं, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल है फिर ये। बड़ी मुश्किल। और सरकार की तरफ से ये नहीं मिलती? नहीं, सरकार की तरफ से जो मिलती है हमारे रेड क्रॉस से या कुछ, वो नॉर्मल व्हीलचेयर नहीं है? नॉर्मल वो चलती नहीं सर। हमारे जो स्पाइनल पेशेंट है ना, उसकी वो चलेगी नहीं चला सकते, चला ही नहीं सकता वो बैठने के लिए होती है उनके, वो सोचते हैं कि बोलते हैं टायर लगे हैं, व्हील चेयर उसका नाम है, हाँ। पर वो कंफर्टेबल नहीं है चलाने के लिए। ओके। हमारे पास जो मैं खुद खरीद के लाया था उस टाइम पे 7,500 रुपये की, 2014 में घर वाले लाए थे मेरे लिए चंडीगढ़ से खरीद, परंतु वो उसको मैं चला नहीं सकता था, क्योंकि वो चलाने के लिए अब ये तो ये कंफर्टेबल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा भी हाथ लगाऊंगा तो ये वहां पहुंच जाएगी। और बहुत बढ़िया आपकी संस्था के थ्रू भी कई लोगों को मिली है। एक जैसे बेड सोल की बात थी, तो अभी आपने रिसेंटली एक आदमी की हेल्प करी थी देवभूमि संस्था की तरफ से, हमारे कोलकाता साइड से शशि जी हैं कुछ, शायद उनका नाम है, शशिपाल। हाँ जी, उनका बड़ी खराब कंडीशन थी उस टाइम पे, क्योंकि उनका बेड सोल काफी, उड़ीसा में भेजना पड़ा था उनको। हाँ जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनकी हेल्प करी सर। वो थे उस कंडीशन में कि वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस चीज को, तो एक्चुअली इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सेंटर ऊना में बनाएं, हिमाचल में बनाएं, जहां पर ये सारी सुविधाएं नजदीक मिल पाएं और मुफ्त मिल पाएं। जी, आपके माता जी भी आज साथ में आए हैं, तो आपका तो मैंने ओपिनियन जान लिया और पेशेंट्स का मैं ओपिनियन पता लग ही रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन एज अ फैमिली मेंबर अगर देखा जाए माता जी कि आपका बेटा है, वैसे तो आपका बहुत सहयोग है इस परिवार में, लेकिन अगर देखा जाए तो आप कुछ बता सकते हैं कि क्या मुश्किलें आई हैं इसके एक्सीडेंट के बाद और क्या रोजाना की मुश्किलें हैं? सर बहुत ज्यादा। ये तो माँ बाप सोचते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, आगे नौकरी के लिए सोचेंगे या कुछ भी करेंगे, बच्चे हमारा साथ देंगे, हम बैठ के खाएंगे, लेकिन ये जो बेटा है ना, इसके लिए तो पूरी दुनिया बोलती है, क्योंकि कोई ऐसे बूढ़ा भी कोई रास्ते में बोझ उठा के जाता था ना, उससे भी मेरे को दे, मैं छोड़ के आता हूँ, आप चलो,
दो मेरे को। मतलब कहीं अब लाना ले जाना हो तो काफी दिक्कत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। अभी तो 5 बदलान है। इसकी जो पत्नी है वो भी लगती है और इसके पापा भी लगते हैं। तो उनकी पीठ में भी जो बहू है मेरी ना, उसकी पीठ में भी अभी मन के को जो है वो गैप पड़ चुका है। अच्छा। जो हाँ इसकी पत्नी वो भी कर नहीं सकती है, ज्यादा नीचे नीचे झुक नहीं सकती है। जो इसके पापा हैं उनकी भी जो हड्डी है रीढ़ की हड्डी की वो भी कमजोर, वो भी बेड पे बैठ के है। तो मैं हूँ, मैं भी बीमार रहती हूँ, थायराइड है मेरे को बहुत ज्यादा, तो मैं भी उसकी दवाई ले रही हूँ। पर मैं सोचती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे को, जैसे आप लोग हैं हमारे हिमाचल में होंगे तो दूर नहीं जाना पड़ेगा, सभी ऐसे जो मेरे बच्चे की तरह हैं उन सभी को आपकी तरफ से उनको नजदीक ही उनको बिल्कुल इलाज मिल जा जाएगा। सकते हैं जी। ठीक। और तो कठिनाई तो वो पूछो मत कितनी आती है, पर चलो कोई बात नहीं कठिनाई का। जैसे मेरा बच्चा है मुझे देखने के लिए है, चाहे चेयर पे है चाहे कुछ भी है, मुझे यही अच्छा है बस। माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे हैं, चाहे बिल्कुल। जिस रूप में हो। हाँ जी, जो भी काम करना होता है हम इसकी सलाह लेते हैं, यही सबको सलाह देता है कि अच्छा करो बुरा करो, जो भी काम करना है इसने ही बताना है हमें। ओके। तो ये कहानी सिर्फ परमेश की नहीं है, सुनील की नहीं है, अभिषेक की नहीं है। एक्चुअली इस कंडीशन से कई ऐसे परिवार गुजर रहे हैं जिनकी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है। आज इन लोगों को हम सबकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम ने और हमारे हिमाचल ने ही कहीं ना कहीं इन लोगों को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। और जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान कभी इंसान नहीं होता है। जिस तरीके से आपके लिए आपके बच्चे हैं, जिस तरीके से आपके बच्चों के लिए आप हैं, उसी तरीके से हमारे समाज के लिए ये सब हैं। हम ये सोच लेते हैं व्हील चेयर पर बैठा इंसान हमारे ऊपर बोझ है, दिव्यांग है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं जब तक आपका दिमाग दिव्यांग नहीं है ना, तब तक शरीर दिव्यांग नहीं है। हम लोग अपने दिमाग से अपंग बन जाते हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया अपंग है। लेकिन परमेश जैसे ऐसे कई और हैं जिन्होंने आज भी अपनी विल पावर को जिंदा रखा है और कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेटर और ज़्यादा अच्छा हम कर पाएं, ताकि हम किसी के ऊपर बोझ ना बन पाएं। लेकिन हर कोई इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाता और उनके पास ऐसा कोई होता भी नहीं है जो उन्हें समझा सके, बता सके, ऊपर उठा सके। और उनके लिए ज़रूरी है आप लोग सामने आए। इसलिए देवभूमि फाउंडेशन राइट फॉर ब्रोकन हिमाचल के तहत एक ऐसा सफ़र लेके चला है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सहयोग से ऐसे लोगों के लिए एक घर बनाएं हिमाचल में ही, ताकि इन्हें कहीं बाहर दूर पर जाना ना पड़े। क्योंकि हर कोई पैसा नहीं खर्च सकता सर, हर किसी के पास पैसा नहीं है। और ऐसे लोग बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मर जाते हैं। उन सभी के लिए ज़रूरी है आप और हम मिलकर सामने आएं और एक ऐसे घर का निर्माण करें जहां इन्हें हर सुविधा, हर इलाज मुफ्त में मिल पाए और इन्हें जीने के लिए और नए ऐसे ज़रिए बताए जाएं जिनके ज़रिए इनको पता लगे कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ बिस्तर ही नहीं है, इससे आगे भी दुनिया और बहुत बड़ी है और आज भी उम्मीद बाकी है और वो उम्मीद सिर्फ आप लोग जगा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देवभूमि फाउंडेशन का साथ जरूर दीजिए एक ऐसा घर बनाने में जहां परमेश और परमेश जैसे कई लोग अपना इलाज करवा पाएं और अपनी जिंदगी को संवार पाएं। प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए, परिजनों को जरूर जोड़िए और जितना आपसे हो सके उतना साथ जरूर दीजिए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।